जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता विद संकल्प पर। जैसा कि हम पहले 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी 5वीं क्लास है विमुद्रीकरण। ये हमारा बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके है। सबसे पहले हम इस बैच में थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे। इस थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम जो है पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी निविदा मतलब लीगल टेंडर के रूप में अमान्य घोषित कर देती है। मतलब बोल देती है जो भी नोट सरकार के द्वारा छापे गए हैं उनको बोल देती है अब ये लीगल टेंडर नहीं रहे, मतलब कानूनी रूप से वैध नहीं रहे। इसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने के पीछे कारण होते हैं जैसे ब्लैक मनी को समाप्त करना, फेक करेंसी को रोकना, जो नकली नोट मार्केट में होते हैं उनको रोकना। इसके अलावा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना जैसे यूपीआई वगैरह कैशलेस ट्रांजैक्शन। इसके अलावा आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, क्योंकि आतंकवादियों के पास भी वो नोट होते हैं, उनसे वो फंडिंग करते हैं। जब वो लीगल टेंडर ही नहीं रहेंगे तो आतंकवादी कहाँ से फंडिंग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास। भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार। एक तो हुआ 1946 में, ये हुआ था आपके आजादी से पहले। 1946 वाला हुआ था आजादी से पहले। इसके बाद 1978 में हुआ। अब 2016 में हुआ था। इनकी तारीखें याद रखना। ये दोनों तारीखें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नवंबर 2016 में तीसरी बार विमुद्रीकरण हुआ था। अब प्रधानमंत्री कौन थे? 1946 में वो हुआ था, तब तो ब्रिटिश शासन था, कोई भी यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं था। 1978 में होता है, तब भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और जो लास्ट तीसरी बार विमुद्रीकरण हुआ वो हुआ नरेंद्र मोदी जी के समय पे। बहुत सारे लोग, जब भी हमने 2000 का नोट बंद किया था उसको भी विमुद्रीकरण के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन वो विमुद्रीकरण नहीं था। अभी बात करते हैं, ये आरबीआई गवर्नर पूछे जाते हैं। 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तब आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख, और 1978 में हुआ था तब थे आईजी पटेल, और अब 2016 में हुआ था तब थे भारत के, सॉरी भारत के बोल रहा हूँ, आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल। ये जो वर्ष 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को दोबारा शुरू किए गए थे, जिनको 1978 में फिर से बंद किया गया, कर दिया गया था। अब आगे बात करते हैं मुद्रा जारी करने की प्रणाली। भारत में मुद्रा कैसे जारी होती है? भारत में मुद्रा किस प्रकार से जारी होती है? सबसे पहले बात करते हैं सिक्के। जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपए का नोट, इनको भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आप कभी भी देख लेना, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और अगर नोट की बात करें, 2 रुपए या 2 से जितने भी 2000 तक का या कोई भी नोट हो, जितना भी बड़े से बड़ा नोट हो, उसको जारी करने का अधिकार आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, और उनको जारी करने का अधिकार होता है आरबीआई के पास। इनका कानूनी आधार होता है आरबीआई एक्ट 1934 था, जिसकी धारा 22 कहती है नोट जारी करने का आधार देती है किसको? आरबीआई को। और धारा 26(2) जो है विमुद्रीकरण की शक्ति भी देती है। मतलब धारा 22 के अंतर्गत नोटों को जारी कर सकते हैं, और धारा 26(2) के अंतर्गत नोटों का विमुद्रीकरण कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नोट और सिक्कों का निर्माण। देखो, सिक्कों की ढलाई 4 जगह होती है, ये आपको ऐसे याद रख लेने हैं। नोएडा में होती है, मुंबई में होती है, कोलकाता में होती है, और हैदराबाद में। 4 जगह सिक्कों की ढलाई होती है। ढलाई का मतलब सिक्के बनाए जाते हैं, इनको कॉइन मिंट भी बोलते हैं इन जगहों को। अब बात करते हैं नोट की। नोट के लिए मिंट नहीं होती, मिंट तो सिक्कों के लिए होती है, नोट के लिए होती है प्रेस।
तो नोट के लिए हमारे भारत में 4 प्रेस हैं। एक नासिक में, देवास में, मैसूर में और सालबोनी। नासिक पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, देवास पड़ता है मध्य प्रदेश में, मैसूर पड़ता है कर्नाटक में और सालबोनी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये दोनों सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और ये मैसूर और सालबोनी वाली आरबीआई के अंतर्गत कार्य करती है। अब बात करते हैं 2016 की नोटबंदी। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कब इसकी घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे। इसमें बंद किए गए थे 500 के और 1000 के पुराने नोट। इसमें जो विमुद्रीकरण के बाद नोटों की वापसी हुई वो 98.96% नोट जो है वापस कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2023 में आया। अब नोटबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ बैठी, जिसमें 4-1 से फैसला हुआ। 4 तो नोटबंदी से सहमत थे और 1 असहमत थे। इससे इनको इस नोटबंदी को लीगल ठहराया गया 4 के सहमत होने के कारण। जो असहमत जज थी वो जस्टिस बीबी नगरत्ना थी, एकमात्र ऐसी जज थी जो उस नोटबंदी से असहमत थी 5 में से। अब बात करते हैं जो नए नोट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 10 रुपए के नोट का कलर होता है चॉकलेट ब्राउन, 20 रुपए के नोट का कलर होता है हरा पीला, 50 रुपए का नोट का कलर होता है फ्लोरोसेंट नीला, फ्लोरोसेंट नीले कलर जैसा होता है। और सॉरी, नीले कलर जैसा नहीं होता, ये फ्लोरोसेंट नीला ये कलर का ही नाम है। 100 रुपए के नोट का कलर होता है लेवेंडर, 200 रुपए के नोट का कलर होता है चमकीला पीला, 500 रुपए के नोट का कलर होता है स्टोन ग्रे और 2000 रुपए के नोट का कलर होता है मैजेंटा। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ होता है 10 रुपए के नोट पर। ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। 20 रुपए के नोट पर जो होती हैं एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ छपा हुआ होता है जो कि कर्नाटक के हम्पी नामक जगह से लिया गया है। ये जो हम्पी का रथ है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव छपी हुई है जो कि गुजरात जिले में स्थित है। इसमें जो सीढ़ीदार कुआं होता है ये गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। अब बात करते हैं 200 रुपए के नोट पर, ये सांची का स्तूप छपा हुआ है। ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो 500 रुपए के नोट पर लाल किला छपा हुआ है ये हमारी देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और 2000 रुपए के नोट पर जो मंगलयान छपा हुआ है इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ये भारत का पहला मंगल मिशन था, उसी का चित्र इस पर छपा हुआ है। हम बात करते हैं 2000 रुपए के नोट की वापसी। ये 2000 रुपए का नोट का विमुद्रीकरण नहीं हुआ, इनको क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस कर लिया गया, क्योंकि इन नोटों का जीवन काल मतलब जो है इनको छापा गया था कि एक साथ जब भी इतनी बड़ी मात्रा में नोट बंद किए गए थे तो जो बाजार में मनी सप्लाई को बाधित ना हो, इसलिए बड़ा नोट छाप दिया गया था। लेकिन इनका जीवन काल खत्म हो गया, इनको 2023 में वापस कर लिया गया। ये अभी भी लीगल टेंडर है, ऐसा नहीं है ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन बस केवल चलन से बाहर है। आरबीआई ने इनको अपने पास जमा कर लिया है। अब कुछ सुरक्षा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुरक्षा फीचर्स क्या मतलब, नोटों पे कुछ होते हैं जैसे 17 भाषाएं होती हैं नोट पर, जिसमें एक पैनल बना हुआ होता है, उस पैनल पे तो 15 भाषाएं होती हैं और उसके अलावा हिंदी भी होती है और अंग्रेजी भी होती है। अब बात करते हैं फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी जैसे भारतीय मुद्रा फिएट मनी है। फिएट मनी को क्या बोलते हैं? विश्वास की मुद्रा बोलते हैं। जैसे मान लो गोल्ड हुआ, गोल्ड एक मुद्रा जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है, लेकिन जो हमारे भारतीय नोट है या कोई भी नोट है उनका एक पेपर होता है, वास्तविकता में उस पेपर की इतनी वैल्यू नहीं होती। जैसे गोल्ड की अपनी एक वैल्यू होती है, ऐसे उस पेपर की वैल्यू नहीं होती। उसको सरकार जो है कानून बनाकर उसको उसका मूल्य देती है। अब समझ में आ गया ना फिएट मनी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं 2 एक्ट्स के बारे में। ये लगभग ज्यादातर एग्जाम में मैंने पूछे जाते हुए देखा है। फेरा
सबसे पहले बात करते हैं फेरा। ये ध्यान रखना, फेरा एक्ट जो आया 1973 में आया, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या वो होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्रा के संरक्षण और उचित उपयोग के लिए सख्त नियम। ये जो विदेशी मुद्रा को जो है रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसकी जो प्रकृति थी वो दंडात्मक थी। कैसी प्रकृति थी? दंडात्मक प्रकृति थी इसकी। और इसमें जो उल्लंघन होने पर आपराधिक मामला दर्ज होता था, मतलब दंड दिया जाता था लोगों को इसमें अगर मुकदमा दर्ज होता है। कठोरता, इसे बहुत ही सख्त माना जाता था, जिससे विदेशी निवेश में बाधा आती थी। मतलब विदेशी जो है भारत में इतना ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये कानून बहुत ज्यादा सख्त था। फिर इसके बाद जो है 1999 में जो है फेमा एक्ट आया। 1999 में फेमा एक्ट आया, जिसका उद्देश्य था व्यापार और भुगतान सुविधाजनक बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना। जो विदेशी मुद्रा बाजार है उसका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको प्रभावी किया गया 1999 का तो ये एक्ट था, इसको लागू किया गया 1 जून 2000 से। इसकी प्रकृति थी कैसी थी? दीवानी। उसकी प्रकृति कैसी थी? आपराधिक थी। उसमें दंड दिया जाता था, लेकिन इसकी जो है प्रकृति कैसी है? दीवानी। इसमें केवल और केवल आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। आर्थिक दंड बोलते हैं जुर्माने को। जब तक कि दंड का भुगतान न किया जाए तब तक गिरफ्तारी नहीं होती किसी की भी। परिवर्तन, इसने नियंत्रण रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट पर जोर दिया। देखो उसमें देखा होगा फेरा में रेगुलेशन वर्ड का यूज किया गया था और इसमें मैनेजमेंट। रेगुलेशन मतलब किसी पर नियंत्रण स्थापित करना, रेगुलेशन कहलाता है, लेकिन मैनेजमेंट कहलाता है किसी चीज को एकदम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाना। इन दोनों एक्ट में ये अंतर था। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया? 1946 में। कब किया गया? 1946 में। तब आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। आगे बात करते हैं, आरबीआई के नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई एक्ट 1934 की किस धारा में जो है दिया गया है? तो धारा 22 के अंतर्गत आरबीआई नोट जो है जारी कर सकती है, लेकिन उनका विमुद्रीकरण कर सकती है 26 के 2 के अंतर्गत। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस मूल्य वर्ग के नोट पर अंकित है? ये 10 रुपए के नोट पर अंकित है। भारत में सिक्कों की ढलाई जो है कहाँ नहीं होती है? देखो नोएडा में होती है, कोलकाता में होती है, हैदराबाद में होती है, लेकिन बेंगलुरु में नहीं होती। इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। इसमें अगर बोला जाए आपसे कौन सा ऑप्शन उपस्थित नहीं है, तो वो होगा मुंबई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2016 की नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट के कितने सदस्य, इसमें टोटल सदस्य पूछा गया है, पीठ ने इसको वैध करार दिया गया है। ये 4 नहीं बोलेंगे, 4 ने तो उस पर सहमति जताई, लेकिन पीठ तो 5 लोगों की थी वो, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1978 में विमुद्रीकरण हुआ? जो 1978 का विमुद्रीकरण हुआ था वो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं हैं? इसमें टोटल पूछा है, तो टोटल कितनी है? 17। अगर पैनल में पूछता हो, जो पैनल बना हुआ होता है, आप अपने पास आपके पास नोट हो तो उसमें देखना एक पैनल होता है जिसमें 15 भाषाओं में जो है लिखा हुआ होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10, 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के लिए किस नीति का प्रयोग किया गया? तो इसके लिए किया गया क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इनको वापस लिया गया। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है जिसका 200 रुपए के नोट पर चित्र है? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं, विमुद्रीकरण का कानूनी आधार आरबीआई एक्ट 1934 की कौन सी धारा है? तो जो विमुद्रीकरण का आधार देता है आरबीआई को, सॉरी, वो धारा 26 का सबसेक्शन 2 देता है।
फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत में किस वर्ष प्रभावी हुआ? देखो ये कब का एक्ट है ये नहीं पूछ रहा, ये प्रभावी पूछा है, तो प्रभावी हुआ 1 जून 2000 को। फेरा और फेमा में मुख्य अंतर क्या है? फेरा जो है दीवानी और दीवानी कानून था, जबकि फेमा आपराधिक कानून था। नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। फेरा जो है आपराधिक कानून था, जबकि फेमा दीवानी कानून था। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की अपडेट वहीं आपको दी जाती है। और उसके बाद जो है आपके लिए नोट्स भी उसी पर ही अपलोड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।